फिलहाल बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि जंग का अंत कब होगा ये मुद्दा हमारा है। और रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त जंग जारी है, तो बड़ी खबर आपके सामने आ गई है। और रूस और यूक्रेन के बीच आज 36वें दिन भी जंग जारी है। आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। भारत दौरे पर रूस के विदेश मंत्री आ रहे हैं। बड़ा दिन आज है, कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। खबर इस वक्त की आ रही है और आपको बताने की कोशिश करें कि तेल और युद्ध पर अहम चर्चा होने जा रही है। रशिया के साथ भारत की जब विदेश मंत्री आ रहे हैं भारत दौरे पर, और जानकारी इस वक्त आपको बड़ी दे रहे हैं क्योंकि 36 दिन हो चुके हैं, आज 36वां दिन है। और बैक टू बैक हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं, क्योंकि दो देशों के बीच इस वक्त युद्ध जारी है और अनेकों देशों पर इसका फर्क पड़ रहा है। यानी जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो दुनिया में किस तरीके की तस्वीर नजर आती है, बैक टू बैक हम आपको जानकारी के साथ बता भी रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तबाही के मंजर की, तो यूक्रेन में तबाही का मंजर है, लेकिन रशिया अपनी रणनीति को बदलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिन आज भारत के लिहाज से, कि भारत का दौरा रशिया के विदेश मंत्री का है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसके बाद कुछ अहम जानकारी और आपको देंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ रह सकता है इस युद्ध के बीच। फिलहाल इस वक्त टीपी त्यागी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ एसके सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दोनों रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आभार जो आपने समय निकाला, खुशी हुई आप दोनों का हमारे साथ आने के लिए। टीपी त्यागी साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, जब महा कवरेज हम अपने दर्शकों के सामने लेकर आ रहे थे कि रूस के विदेश मंत्री भारत आएंगे, लेकिन आज आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि दो देशों के बीच इस वक्त युद्ध जारी है, तेल पर और युद्ध पर अहम चर्चा होनी है भारत के साथ। टीपी त्यागी साहब, कैसे देख रहे हैं आज के दिन को? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब रशिया के विदेश मंत्री यहाँ आ रहे हैं, वो यहाँ डिनर खाने तो आ नहीं रहे। नेचुरली उन मुद्दों के ऊपर डिस्कशन होगा जो इस समय प्रेवलेंट है, यानी कि तेल और युद्ध। सबसे पहले तो युद्ध की बात करें। अब अगर रशिया ये कहता है या हम रशिया का साथ नहीं देते हैं, तो क्या हम मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो रशिया और इंडिया में 2030 तक के लिए हुआ है, क्या हम उसे छोड़ दें? रशिया ने जो ये एग्री किया है, पहले नहीं करता था, अब एग्री किया है कि जो भी कोई आर्म्स यहाँ बनते हैं या रशिया सप्लाई करता है, उसके वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। क्या हम उसे छोड़ दें? रशिया हमेशा से जब कभी बुरा वक्त आया या किसी आसमानी ताकत ने हमें आघेरा, हमारे साथ एक टेस्टेड फ्रेंड की तरह रहा। 1971 में भी, और जब कभी सिक्योरिटी काउंसिल में बात हुई उस समय वीटो पावर का इस्तेमाल करके भी। तो इतने सारे प्लस पॉइंट होने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि हम युद्ध में रशिया के खिलाफ हैं, नंबर 1। नंबर 2, रशिया ने ये कहा कि हिंदुस्तान अपनी तेल के खपत का 3% रशिया से लेता है जी। उस 3% को हम बढ़ाना चाहते हैं, हम और तेल देना चाहते हैं। हम वो तेल 30% कम पैसे पर देंगे। वो तेल अभी चूंकि किसी गैस पाइपलाइन से, टापी जैसी से नहीं आ सकता, तो वो जहाजों में आएगा। जो जहाज ब्लैक सी से होकर गुजरेंगे और ब्लैक सी में युद्ध के हालात हैं, तो उस जहाज की सिक्योरिटी का जुम्मा भी रशिया ने कहा हम लेते हैं। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि इन जहाजों का जो इंश्योरेंस कवर है वो भी हम लेते हैं। जब इसे कैलकुलेट किया गया तो पता लगा कि करीब 11,000 करोड़ रुपए का प्रतिदिन हिंदुस्तान को फायदा उससे होगा। क्या अगर हिंदुस्तान की जगह अमेरिका होता तो वो इस किस्म की डील को छोड़ता क्या? लिहाजा हमको रशिया के साथ रहना होगा। लेकिन क्या हमने क्वेट को छोड़ दिया? क्या हमने क्वेट को छोड़ दिया? जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया ने बनाए थे, वो हमने उसको नहीं छोड़ा। यानी कि हम अमेरिका के साथ भी हैं। लेकिन अब अगर दुनिया ये कहने लगे कि भारत तो न्यूट्रल है, ये भी गलत है। हम न्यूट्रल नहीं है, हम एक्टिव हैं। हम हर चीज को इश्यू बेस्ड चीजों के ऊपर तोल रहे हैं। और हम ये भी समझते हैं कि भारत को जितनी अमेरिका की आवश्यकता है, उससे 10 गुना आवश्यकता अमेरिका को भारत की है, क्योंकि उसका नंबर 1 एनिमी चीन है।
बिल्कुल, जिस तरीके से टीपी त्यागी साहब कह रहे हैं एसके सिंह साहब की कहीं ना कहीं जरूरत है अमेरिका को भारत की भी। और अभी हम समझे क्योंकि रूस के विदेश मंत्री को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, उससे पहले यह भी जानकारी आई कि बाइडेन साहब विशेष राजदूत भेज रहे हैं इंडिया के अंदर ताकि अपने पाले में उसे लाया जा सके। अब भारत के लिए तो अच्छा मौका है ना कि भैया अमेरिका भी है और रशिया भी है, दोनों की निगाहें इस वक्त भारत के पास है और भारत मौके का फायदा उठाए, ये कहा जा सकता है क्योंकि मौका अच्छा है और फायदा हमेशा उठाना चाहिए जब अच्छा मौका आता है। क्या कहेंगे एसके सिंह साहब? जहाँ तक भारत का सवाल है, आज की तारीख में भारत एक डेवलपिंग नेशन है, इसकी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ रही है। तो कोई भी दुनिया का कोई भी देश, खासतौर पे ये जितने बड़े बड़े देश हैं, भारत के सब साथ आना चाहेंगे। इंडियन मार्केट, भारत का जो मार्केट है उस पे अपनी सबकी नजर है। तो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए इंडिया के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं ले सकता। दूसरी चीज, जो रशिया के ये बात करने के लिए यहाँ पर इंडिया आ रहे हैं, तो रशिया भारत का बहुत पुराना दोस्त है। बहुत सारी हमारी ट्रीटी है, डिफेंस की ट्रीटी है, पीस ट्रीटी है कि हर वक्त जो हमारा साथ देता है। तो मुझे लगता है 2-3 मुद्दे हैं जिसके लिए आ रहे होंगे। और जहां तक इस युद्ध का सवाल है, इसके लिए बातचीत में इंडिया का रुख शुरू से ही बड़ा साफ रहा है कि बातचीत के जरिए इसको जो है सॉल्व करें, क्योंकि भारत यूक्रेन का भी दोस्त है और भारत रशिया का भी दोस्त है। साथ ही जो त्यागी साहब ने भी बतलाया कि इंडिया जो है अब आत्मनिर्भर होने जा रहा है। जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अभी तक जितने इक्विपमेंट लिए हैं, कुछ एक चीजों में अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रोसेस चल रहा है, उसको पूरा करना चाहेगा भारत, क्योंकि अब भारत आत्मनिर्भर बनना चाहेगा। और आज ही खबर भी थी कि अब सारे इंपोर्ट जितने भी इक्विपमेंट हैं वो भारत जो है बंद करने जा रहा है, क्योंकि खुद इंडिया में वो करे। दूसरी चीज जो मुद्दा है वो अहम मुद्दा है तेल का, क्योंकि सप्लाई गैस और तेल की रशिया के एक्सपोर्ट्स काफी हद तक गिरे हैं, तकरीबन 25 से 26% ऑयल सप्लाई उनकी कम हो गई है। तो वो नए मार्केट ढूंढ रहा है और इंडिया जो है काफी हद तक तेल इंपोर्ट करता है, तो वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा तेल रशिया के साथ लिया जाए। बिल्कुल, और यही अहम मुद्दे हैं जिनसे कहीं ना कहीं चर्चा होगी। हाँ एसके सिंह साहब, मैं तुरंत लौट रहा हूँ, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दूं। खबर क्या है आपके पास? तुरंत आ रहा हूं, आप अपनी बात को जरूर पूरा करिएगा क्योंकि खबर इस वक्त की बड़ी आ रही है, जानकारी इस वक्त की बड़ी दे दे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रूस के ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन पर जारी हैं और अभी भी ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरियोपोल के अंदर भारी तबाही देखने को मिल रही है इस वक्त, तो रूस अब तक यूक्रेन को नहीं हरा पाया है, ये जेलेंस्की साहब कह रहे हैं और जेलेंस्की साहब का लगातार बयान सामने आ रहा है। वो कहते हैं कि रूस अब तक हमें नहीं हरा पाया, ना ही हरा पाएगा, ये जेलेंस्की साहब की तरफ से कहा गया है। यानी एक तरफ वो बातचीत की बात कहते हैं तो दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम पीछे नहीं हट रहे हैं, हमारी सेनाएं लड़ रही हैं, हमारी आम जनता लड़ रही है, इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे और रशिया को पीछे हटना होगा। फिलहाल यूक्रेन का लगभग आधा हिस्सा रूसी विस्फोटकों से विध्वंस हो गया है, जो जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एसके सिंह साहब अपनी बात को पूरा करेगा, फिर टीपी त्यागी साहब के पास इसी सवाल का जवाब लेता हूं जो हमने खबर बताई अपने दर्शकों को। हाँ, जैसा कि मैं बता दूं, जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका के 2 मुद्दे हैं। एक तो खैर व्यापार का है, दूसरी चीज जो युद्ध चल रहा है उसमें वो चाहेगा कि वो अमेरिका के साथ जाए, जो कि भारत ने साफ मना कर दिया है। तीसरी चीज है कि चाइना, अमेरिका इंडियन मार्केट तो देखता ही है, साथ में वो ये भी देखता है कि चाइना के खिलाफ अगर कोई इंडियन पैसिफिक ओशन पर अगर अपना दबदबा बनाना है तो इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसी के जरिए जो क्वाड वगैरह भी जो बना है उसी को मद्देनजर रखते हुए बना। तो ये दूसरी चीज जो मैं बतलाना चाह रहा था आपको। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं तुरंत। टीपी त्यागी साहब, जो खबर हमने बड़ी बताई है, मारियोपोल का जिक्र जब हम करते हैं या फिर पूरे यूक्रेन का जिक्र करते हैं तो कहा जा रहा है कि स्थिति बेहद खराब है और रूस जिस तरीके से गोले बरसा रहा था, पूरे यूक्रेन के अंदर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या वाकई हम देखें कि कई शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका है, क्योंकि आर्मी कई बिल्डिंगों पर अपना झंडा लगा चुकी है और युद्ध में तो हम जानते हैं कि जहां झंडा लग गया वो इलाका आपका हो जाता है। लेकिन क्या वाकई पूरी तरीके से तहस नहस रशिया अब करने वाला है? प्लानिंग में चेंज हो गया है, क्योंकि कहा जाता था कि मारियोपोल से रूसी सेना पीछे हट रही है और एक बैठक में तो यह भी कहा गया कि हम अपने सेना को पीछे लेंगे, लेकिन वो धोखा साबित हुआ और यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि बातचीत की पटल पे आया जा रहा है लेकिन धोखा भी हमारे साथ किया जा रहा है। अभी आपने ये भी कहा था
कि जेलेंस्की ये कह रहे हैं जी। कि रूस को हटना होगा और हमारी सेना लड़ेगी और हम जीतेंगे। भाई क्या जीतेंगे? मुझे ये बताइए कि यूक्रेन के करीब 1 करोड़ लोग विस्थापित हो गए और जिसमें से 35-40 लोग ऐसे हैं जो यूक्रेन की सीमा से बाहर चले गए और उसमें यूक्रेन की खूबसूरत औरतें और लड़कियां हैं, बच्चे हैं, ज्यादातर पुरुष नहीं है। और उन औरतों का और उन बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो गया। बड़े देश कहने लगे कि ये तो भूरे बालों वाली और नीली आंखों वाली औरतें जो है ये हमें भी चाहिए, वगैरह वगैरह इस किस्म की बातें। बिल्कुल। जो लोग यूक्रेन में रह गए अब वो बेसमेंट में पड़े हुए हैं। जैसे मारियापोल का ये उदाहरण लीजिए, ये गारंटी नहीं है कि बेसमेंट में वो जीवित हैं। 8-10 रोज हो गए उनको बेसमेंट में पड़े हुए, -4 डिग्री टेम्परेचर में। बिजली वहां है नहीं, क्योंकि जितने तेल के डिपो थे करीब सभी डिपो को रशिया ने बर्बाद कर दिया। अब गर्मी उन्हें मिल नहीं रही है, खाना पीना खत्म हो चुका है, वो नरकीय जिंदगी में है, पता नहीं जिंदा होंगे या मरे होंगे। ऊपर से मारियापोल में रशिया ने चेचन के महाजन को भेज दिया। वो क्रूर सेना जो ये कहती है कि अगर आप यूक्रेन के एक टैंक को तबाह करोगे तो आपको हम 15 लाख रुपए देंगे। और उसने कहा कि ये एक हिट लिस्ट है और ये जो हिट लिस्ट में लोग हैं हम इनको गर्दन काटेंगे इनकी। और उस हिट लिस्ट में पहला नाम जेलेंस्की का है और उन्हें सफलता भी मिली। और आज शायद जब वहां पे मारियोपोल पे कब्जा हो गया तो रशिया ने वहां युद्ध विराम भी कर दिया। लेकिन मुर्दा घाट या शमशान शहरों को लेकर जेलेंस्की क्या करेंगे? कल को आने वाले समय में पूछा जाएगा ये कैसा लीडर था, इसमें जोश था मगर उसके साथ होश था क्या? इसने अपनी, देखिए उद्देश्य होता है, उद्देश्य के हिसाब से आदमी काम करता है। अगर मैं ये कहने लगूं कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ लिहाजा मैं फौज के खिलाफ बगावत करता हूँ, क्या ये उचित होगा? यानी कि पहले ये तय किया जाता है कि मैं किस चीज के लिए लड़ूं और वो किस लिए लड़ रहा है। वो इसलिए लड़ रहा है कि मुझे आप यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना लो, मुझे आप नेटो का मेंबर बना लो। अरे अगर तुम्हारे ऊपर विश्वास होता तो तुम 15 साल से गिड़गिड़ा रहे हो, उनके तलवे चाट रहे हो, अब तक बना लिया होता। ये जो यूक्रेन है ये नाटो देशों के लिए पाकिस्तान है, ये अनबिलीवेबल है, इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। और उसके बाद में जो इसका एथनिसिटी इंडेक्स है, इसका जो जातीयता संबंध है वो रशिया के साथ है या अमेरिका के साथ है। तो इस लीडर ने अपने देश को तबाह करा दिया, किस बात के लिए? कि नेटो का मेंबर बनने के लिए। और अब हर तीसरे दिन उसका बयान बदलता है, ये संधि होने ही नहीं देगा। जब संधि होने लगती है तब ये शर्तें लगा देता है कि मेरी शर्त है, मेरी रक्षा करो, और मेरी रक्षा की गारंटी कौन देगा? बोले नाटो देगा। अब जिससे तुमको हटाना चाह रहे तुम फिर उनसे गारंटी मांग रहे हो, ऐसे संधि होती है क्या? मुझे नहीं लगता कि संधि होगी। इसकी बर्बादी हो चुकी है। इस युद्ध का अंत इस लीडर के सरेंडर के साथ ही होगा। और इस लीडर ने अगर तुरंत सरेंडर नहीं किया तो जो बच्चा कुचा यूक्रेन है वो भी ध्वस्त हो जाएगा। जो रशिया है वो तो जीत चुका है, उसको वो जीतेगा नहीं, जीत चुका है, उसका फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। यूक्रेन डीमिलिटराइज हो चुका है, यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया के कब्जे में आ चुके हैं। और यूक्रेन इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो बाहर के देशों की सेनाएं अपने यहाँ स्थापित कर सके, तो वो तो जीत चुका है। अब तो उसका तीसरा फेज शुरू होगा और वो दूसरा फेज जो है वो फेज है जिससे सब लड़ते हैं, जिसका उसने पहले दिन कहा था कि मैं ऐसा करूंगा जो कभी नहीं हुआ होगा। अब आप समझ सकते हैं कि वो क्या करेगा। नेटो देश डरे हुए हैं, आगे देखिए चीजें कैसे बदलती हैं। अगर बल्गेरिया के बेगास की या नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भविष्यवाणी पूरी होती है तो यूरोपियन देशों में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा और यूरोप एक वेस्ट लैंड बन जाएगा और रशिया एक वर्ल्ड लीडर, वर्ल्ड लॉर्ड बनकर उभरेगा, ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल, क्योंकि प्रतीत हो रहा है भविष्यवाणी भी कहीं ना कहीं सच साबित होने वाली है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है, अंदेशा दिख रहा है। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, फिर मैं एसपी सिंह साहब आपके पास आता हूं, क्योंकि तमाम बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। इस वक्त की ताजा जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध जारी है, 36वां दिन हो गया है। फिलहाल
ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से शांति वार्ता होगी। हमने देखा कि तुर्की के अंदर किस तरीके से वार्ता जारी रही, लेकिन एक बार फिर से वार्ता होने जा रही है। और जब ये वार्ता होगी तो क्या कोई नतीजा निकल पाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि पिछली कई बातचीत में कोई हल नहीं निकल पाया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कोई हल निकल पाएगा, लेकिन ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल को फिर से मीटिंग होनी है तुर्की के अंदर, और तुर्की के अंदर क्या वाकई हल कोई निकल पाएगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ बारीकी से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई क्या हल निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, कि ऐसे आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं जब हम रूस और यूक्रेन की जंग की बात करते हैं। हालांकि रूसी सेना ने डेनिप्रो शहर में भी हवाई हमले तेज कर दिए हैं, वो भी जानकारी इसके साथ साथ हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। एसके सिंह साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से टीपी त्यागी साहब कह रहे हैं कि रशिया तो जीत चुका है, रूबल को लेकर बातचीत करें या फिर तमाम जगहों पर अपने झंडे गाड़ने की बात यूक्रेन के अंदर करें, और जिस तरीके से यूक्रेन लगातार बताने की ये कोशिश कर रहा है कि हमें बचाइए, हम अकेले खड़े हैं, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है। अमेरिका ने एक बार भी शांति वार्ता की बात नहीं कही है। क्या हम माने कि रशिया जीत चुका है और इंतजार सिर्फ 9 मई का किया जा रहा है, क्योंकि 9 मई की तारीख अहम है और उसके बाद ही हम देखेंगे कि ऐलान कर दिया जाएगा कि हमारी फतेह हो चुकी है? देखिए, जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, उसकी बागडोर पूरी अमेरिका के साथ। अमेरिका अपनी नेटो फोर्सेस यूक्रेन में भेज नहीं सकता, क्योंकि यूक्रेन जो है नेटो का मेंबर नहीं है, और ये सूट भी करता है किसी न किसी तरीके से अमेरिका को, जिससे कि वो और अपने आर्म्स लॉबी के थ्रू और भी जो देश हैं यूरोप में, उनको अपने आर्म सप्लाई कर सके। और पीछे 1 महीने में हमने देखा किस तरीके से जहां रशिया के वेपन जाया करते थे, वहां पर अब जो है अमेरिका भेज रहा है। मिसाल के तौर पर स्लोवाकिया का ले लीजिए, S-300 देने जा रहा है, जो कि S-400 रशिया की जगह पे उन्होंने उनके साथ डील किया। तो कहने का मतलब ये है कि जितना लंबा युद्ध खींचेगा उतना अमेरिका को फायदा होगा, लेकिन जितना लंबा यह युद्ध खींचेगा उतना ही नजदीक रशिया और चाइना आएंगे, उतना ही नजदीक रशिया और इंडिया भी आएंगे। जहां तक सवाल रशिया के वॉर फाइटिंग का है, उनकी जो पॉलिसी रही है, जब तक कि उनके मिलिट्री एम्स पूरे नहीं हो जाएंगे, जो कि डॉनबैस का एरिया को इंडिपेंडेंट पूरा घोषित पहले कर चुका है, उस पर जब तक कब्जा नहीं होगा तब तक वो, मेरे को नहीं लगता है कि बातचीत के जरिए इसको युद्ध को खत्म करना चाहेगा। अभी भी देख लीजिए नीप्रो जो शहर है नेपर नदी के ईस्ट साइड में, जस्ट उसके किनारे पर ही है, और ये डॉनबैस के पश्चिम का इलाका आता है। मारियोपोल में तकरीबन 50 से 60% का कब्जा रशिया का पूरा हो चुका है। बाकी पोर्ट जो है ब्लैक सी के थ्रू वहां कब्जे हो चुके हैं। लोहांस्क और खार्किव में भी इसका तकरीबन कब्जा है। तो कहने मतलब ये है कि अगर आप इसको देखें तो एक पूरा बाउल जो डॉनबैस का है, ये चारों तरफ से इस पर अब कंसंट्रेट कर रहा है, जिससे इसको जो है वो यूक्रेन के कब्जे से बिल्कुल 100% खाली कर सके। और जो विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ नहीं कर रहा है, ये सीज फायर भी नहीं कर रहा है, लेकिन जो चर्नी हीव से उसने अपने फोर्सेस जो कि नॉर्थ में है बिल्कुल, वहां से अपनी उसको खाली किया है। जितने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वहां से अपनी फोर्सेस को वो हटा रहा है। कीव के वो कब्जा नहीं करना चाहता है। कीव को सिर्फ उसने प्रेशर बनाया था, काफी हद तक उसने तबाही भी कर दी है, लेकिन कीव पर कब्जा करना कोई आसान बात नहीं है। और कीव डॉनबैस से बहुत दूर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। शुरू में उसकी पॉलिसी रही होगी, लेकिन उन्होंने बाद में इसको चेंज किया, अपने मिलिट्री एम्स को चेंज किया। अब वो फाइनल उसी मिलिट्री एम के हिसाब से चल रहा है। हाँ, ठीक है। टीपी त्यागी साहब, जिस तरीके से एसके सिंह साहब कह रहे हैं कि रणनीति में बदलाव हुआ है, लेकिन क्या वाकई हम देखेंगे कि ये तुर्की की वजह से हुआ है? क्योंकि तुर्की के अंदर जब से बातचीत स्थापित हुई है, थोड़े से नरम तेवर भी पड़ते हुए नजर आए हैं। क्या तुर्की एक अहम रोल निभा रहा है? हालांकि नाटो का सदस्य है, लेकिन तुर्की के साथ महत्वपूर्ण संबंध रशिया के हैं, और ऐसे समय में हम देख रहे हैं कि तुर्की कहीं ना कहीं एक अहम रोल निभाता हुआ इन दोनों देशों के बीच नजर आ रहा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं तुर्की को भी? देखिए, पहले तो जनरल सिंह ने बहुत सही बात कही कि ये जितना लंबा युद्ध चलेगा उतना ही रशिया और चाइना नजदीक आएंगे, एंड कोरोलरी इज इक्वली ट्रू, उतना ही इंडिया और रशिया भी नजदीक आएंगे। एंड ही सेड बोथ द थिंग्स, आई टोटली एग्री विद इट। नाउ सेकंड थिंग, टर्की। आप क्या एक अनरिलायबल आदमी
रिलायबल सॉल्यूशन दे सकता है। हमको किसी भी चीज को मानने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या हम किसी बात को केवल इसलिए मान लें कि किसी बहुत बड़े आदमी ने कही है, या इसलिए मान लें कि बहुत सारे आदमी मानते हैं, या इसलिए मान लें कि बहुत समय से कहीं चली आ रही है। वी हैव टू अप्लाई अवर माइंड। टर्की का प्रेसिडेंट इज मोस्ट अनरिलायबल पर्सन। उसने क्या यूक्रेन को TB2 ड्रोन नहीं दिए? उसने अजरबैजान और अर्मेनिया जिसमें पुनः युद्ध शुरू हो गया, क्या उसने अजरबैजान को ये नहीं दिए? अब रूस जो है वो अर्मेनिया के साथ है, और टर्की अजरबैजान को वो ड्रोन दे रहा है, यानी कि वहां उसके अगेंस्ट है। क्या उसने S-400 रशिया से नहीं खरीदे? और उधर उल्टा, क्या वो अमेरिका के नेटो का मेंबर नहीं है? यानी कि दिस मैन इज बिहेविंग इन सच ए वे कि यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट ही इज डूइंग एंड व्हाई ही इज डूइंग। तो हमें नहीं लगता कि इनके मीडिएशन से कोई रिजल्ट निकलेगा, पहली बात। सो एनी क्रेडिट कैन नॉट बी गिवन टू अर्दोगन। वन पॉइंट इज आउट। सेकंड थिंग, अगर इनकी दोबारा मीटिंग होती है तो जेलेंस्की, जिसको अब तक समझ में नहीं आया, अगर उससे ये पूछा जाए कि अब जो हालत हो गई है यूक्रेन की, जो टूटा फूटा यूक्रेन बचा है, क्या तू उसे भी खत्म करवाना चाहता है? अब अगर एज ए गुड लीडर है और अभी भी सेंस आ जाए तो ही शुड अनकंडीशनली सरेंडर। अदरवाइज अगर वो अपनी शर्तें लिखकर देते रहेंगे, जैसे वो पिछले 5 उसमें कर चुके हैं, और शर्तें लिखते रहेंगे, तो वो शर्तें रशिया को मंजूर नहीं होगी। रशिया को सिर्फ एक ही बात मंजूर होगी, ओके, इट इज अनकंडीशनल सरेंडर। अन्यथा ये चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि जैसे आपने सही कहा हरजी, बिकॉज अभी 9 मई आई नहीं है। 9 मई आने में अभी समय है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वो इवेंट, उसको डेट को जो रशिया में बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, दे विल हैव टू वेट। और इस दौरान क्या होगा? इस दौरान अगर यूक्रेन से ध्यान थोड़ा बहुत भी हटता है तो फिर वो होगा जिसके बारे में कभी नहीं सोचा। उसका कारण ये है सर, आप सोच के देखिए, रशिया को बोलते हैं रशिया कमजोर हो गया, रशिया की इकोनॉमी टूट गई। अरे रशिया की इकोनॉमी कैसे टूट गई? उसका तेल तो जाना है, तो चीन जाए या इंडिया है। और उसका ये कहते हैं उसके हथियार, उसने तो अभी अपने 30% हथियार भी इस्तेमाल नहीं करे। क्या उसने अपना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अभी तक इस्तेमाल किया है? उसने इस्तेमाल नहीं किया। क्या उसने अपनी डिकॉय मिसाइल इस्तेमाल की है? यानी कि वो मिसाइल, जिस मिसाइल में से डिकॉय मिसाइल, बिल्कुल कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हैं। और ये बताने की कोशिश कहीं ना कहीं पश्चिमी मीडिया कर रहा है। टीपी त्यागी साहब, मैं माफी चाहता हूं, समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात जरूर होगी टीपी त्यागी साहब। साथ ही साथ एसके सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, अपना समय देने के लिए आभार। फिलहाल ये सवाल लगातार हम जवाब लेने की कोशिश करें, क्योंकि सवाल जंग का अंत कब होगा, क्योंकि कहा जाता है कि 9 मई करीब आते आते इस जंग का अंत हो जाएगा। पर क्या वाकई ऐसा होगा? ये तो वक्त बता पाएगा। छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।